गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक इज रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। इनका एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली प्रावस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा या कोशित कहलाता है, यानी पर्टिकुलर इसका एक नाम होता है जब ये अगली स्टेज में जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ब्लॉग दिया गया है। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेशम कीट के पालन में कोकूनों में से रेशम को निकालने के लिए कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा ही किए जाते हैं और अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। भारत भी प्रमुख रेशम उत्पादक देशों में गिना जाता है। तो जैसे कि हमने आप देखा कि अगली प्रावस्था प्यूपा में आ रहा है, जो अपने इर्द गिर्द जाल बुनता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। जल्दी ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है, मतलब वो इसके अंदर ही डेवलप हो रहा है और रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बुनने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका यूज़ बताया गया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रेशम का मृदु रेशा स्टील के तार जितना मजबूत होता है? रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अतः टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न रेशम किस्म के रेशम कीटों के द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त होते हैं। यानी डिफरेंट कीट होगा तो उसका रेशम भी कैसा होगा? डिफरेंट होगा। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम कीट पालन तथा रेशम कीट का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये एक्टिविटी कुछ बताई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए, उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका पर चिपकाइए। आपको ये दर्जी की दुकानों पर व्यर्थ कतरनों की ढेरी में मिल सकते हैं। अपने माताजी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे कि शहतूत रेशम, टसर रेशम, मूंगा रेशम आदि की पहचान कीजिए। एरी रेशम के इन टुकड़ों के गठन की बनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़ों से कीजिए जो संश्लेषित रेशों से बने होते हैं। उन रेशम के कीटों का चित्र भी इन पर फिक्स कीजिए। और कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। किसी कृत्रिम रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए और इन धागों को सावधानी से जलाइए। आपको उनके जलने के समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस हुआ होगा। अब सावधानी से ऊन को एक धागे को जलाइए, उससे जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है। क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों? ये जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र के में कोकून अवस्था कब आती है, क्रियाकलाप 3.7 में प्रयास करने का कीजिए, जो हम अगले इस एक्टिविटी में कर रहे हैं। यानी कि अगर हम अलग अलग धागों को जलाते हैं तो सीधी सी बात है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो हम कहते हैं कि जो बनने के तरीके हैं, ठीक है, वो डिफरेंट होते हैं। तो उनकी स्मेल्स भी उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। यहाँ पर आपके बताया गया है रेशम कीट के जीवन चक्र की अवस्थाओं को, जो हम यहाँ पर एक चित्र के थ्रू दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, नाउ और यहाँ पर ये इस अवस्थाओं को चार्ट बनाने के लिए बोल रहे हैं इस क्रियाकलाप के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से हम हमारा अगला टॉपिक चालू करते हैं। कोकून से रेशम तक। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। अंडों को सावधानी से
कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों में उचित ताप व आर्द्रता पर अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप पर गर्म किया जाता है जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाए। ये तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर कई पत्तियां आती हैं, नई पत्तियां, और लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं दिन रात खाते रहते हैं और आमाप में यानी कि अपने साइज़ में काफ़ी बड़े होते जाते हैं और लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसलिए ट्रे में एक छोटी रैक या टहनियाँ रख दी जाती हैं जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर द्वारा रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर यानी कि इनसाइड में प्यूपा डेवलप होता है। रेशम का संसाधन, इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले हम रेशम की खोज के बारे में क्लियर कर लेते हैं। रेशम की खोज यथार्थ संभवतः अज्ञात है। एक प्राचीन चीनी किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने सामग्री सी लुंग ची ने अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा तो सामग्री ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते हैं। संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा अलग हो गया। अब रेशम उद्योग चीन में आरंभ हुआ और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी से गुप्त रखा गया। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में प्रचलित किया। जिस मार्ग से उन्होंने यात्रा की उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं। आपका टॉपिक है रेशम का संसाधन, जिसे हम बच्चा अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।